एविएशन सेक्टर में इतिहास की सबसे बड़ी डील और लगातार बढ़ती पैसेंजर्स की संख्या भारतीय एविएशन सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी को बयां कर रही है। हाल ही में हुई एयर इंडिया की 470 नए विमानों की डील और अब इसी राह में कई और विमानन कंपनियां जैसे विस्तारा, इंडिगो ने भी अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। यानी साफ है कि एविएशन के आसमान पर भारत दमदार विस्तार के साथ जोरदार फाइट के लिए बिल्कुल तैयार है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश विशेष में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आज हम इसी ग्रोथ स्टोरी की बात करेंगे और इसके अलग अलग पहलुओं, इसकी चुनौतियों और जिस तरह की ये डील हो रही हैं वो किस तरह से एक भविष्य की राह तैयार कर रही हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और आज मेरे साथ इस खास चर्चा में मौजूद हैं हमारे सीनियर एडिटर राजेश सिंह। इसके साथ ही आपको बता दें कि हमारे साथ और भी एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं जिनसे आपका हम परिचय करा देंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा कुछ चीज़ें आपके सामने हम रखना चाहते हैं। जी हाँ, एक बार सबसे पहले मेहमानों का हम परिचय करा दें आपसे। हमारे साथ जो जाने माने एविएशन एक्सपर्ट जितेंद्र भार्गव साहब हैं, एयर इंडिया के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं, और एविएशन एक्सपर्ट धीरज माथुर हैं, और हमारे संवाददाता समीर दीक्षित भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। कुछ जो खास बातें हैं वो अपने दर्शकों के सामने मैं रखूं, उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत मैं करने वाला हूं। तो जो एक उछाल नजर आ रहा है खास तौर पे कोरोना काल के बाद देश में अचानक जो हवाई यात्रा की जो मांग है उसमें ज़बरदस्त उछाल, ज़बरदस्त उड़ान देखने को मिली है, और एयर ट्रैवल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश की घरेलू एयरलाइंस को अपनी सीट बेल्ट बांधनी पड़ रही है। महाराजा ने इतिहास की सबसे बड़ी डील करके पूरी दुनिया को चौंका दिया, और ये ऑर्डर अकेला नहीं है, दूसरी विमानन कंपनियां भी इसी नक्शे कदम पर चल रही हैं। दरअसल साल 2041 तक भारत में हर साल 7% की दर से पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ने का अनुमान है, जिसकी तैयारी के लिए सरकार समेत विमानन कंपनियों ने एक तरह की रफ्तार जो है वो बढ़ाई है। एग्रेशन नजर आ रहा है। तो आज के इस शो में इन सभी पहलुओं पर हम खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले समीर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताएं किस तरह से बदलाव जो है वो नजर आ रहा है, और हाल फिलहाल ऐसे क्या डेवलपमेंट्स हैं जो एक बड़ा इशारा दे रहे हैं, बड़े संकेत दे रहे हैं एविएशन सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी के। जी बिल्कुल, अगर आप पूरे ग्लोबल स्केल पर भी देखें तो जिस तेजी से भारतीय एविएशन सेक्टर में आपको ग्रोथ नजर आ रही है वैसा आपको बाकी जगहों पर नजर नहीं आएगी। वो डबल डिजिट ग्रोथ इस वक्त भारत के एविएशन सेक्टर में नजर आ रही है। 10% से ज्यादा आपको नजर आएगी। डोमेस्टिक यानी कि घरेलू मोर्चे पे आपको कई नए रिकॉर्ड बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम डेवलपमेंट आप इस नज़र से देखिए कि कोविड के बाद वो जो 2 साल मुश्किल भरे बीते हैं उसके बाद में लगातार रिकवरी हो रही है। जैसा मैंने कहा कि घरेलू मोर्चे पे आपने देखा कि अभी जो हाल का आंकड़ा था, एक दिन में तकरीबन 4.5 लाख लोगों ने डोमेस्टिक फ्लाइट को बतौर ट्रांसपोर्ट के लिए उन्होंने ऑप्ट किया। तो ये एक नया रिकॉर्ड था अपने आप में, जबकि कोविड से पहले तकरीबन 4 लाख लोग, एवरेज फिगर है, वो एयर फ्लाई करते थे, वो एविएशन सेक्टर का रुख करते थे। डोमेस्टिक मोर्चे पे जहां ये हो रहा है, इंटरनेशनल मोर्चे पे भी देखें तो चाइना का मार्केट छोड़ करके बाकी जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट है वो लगभग प्री कोविड लेवल पर आ चुकी हैं। जितनी तेजी से इंडियन एविएशन सेक्टर वापस पटरी पर आया है उतना कोई और किसी और मुल्क का एविएशन सेक्टर इस तेजी से पलट करके पटरी पर नहीं आ पाया है। तो ये एक हेल्दी ग्रोथ की निशानी है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से एयर इंडिया ने जो डील करी है बोइंग के साथ में और एयरबस के साथ में एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत, आपको ये सिर्फ ग्रोथ के नज़रिए से नहीं देखना होगा। इसमें एक बड़ी छिपी हुई बात यह है कि भारत जो है आने वाले वक्त में एक इंटरनेशनल हब के रूप में विकसित हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही वजह है कि एक एग्रेशन जो हमको नजर आ रहा है इस पूरे सेक्टर में, उसको समझने की जरूरत है। राजेश सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। पिछले कुछ सालों में अगर हम एविएशन इंडस्ट्री को देखें तो एक ऑब्जर्वेशन आपकी क्या कहती है, क्या ऐसा जो है वो बदल रहा है? क्या कंज्यूमर जो बेस है, जो हवाई यात्रियों की संख्या है और हवाई यात्रा को लेकर जो है लोगों की दिलचस्पी, वो एक बड़ा फैक्टर है, या जो पॉलिसीज बदली हैं और इसके साथ ही
आज के दौर में जो समय की सबसे बड़ी कीमत है, उसे लेकर लोगों का जो नज़रिया बदला है, क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जिनको देखते हैं जिसकी वजह से हमको नज़र आ रहा है कि जो रफ्तार ऐसी नज़र आई थी कि बड़ी भविष्य की बात थी, वो हम देख रहे हैं कि बड़े नज़दीक की चीज़ होने लगी। अगर आप देखिए तो पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पिछले 6-7 सालों में ये दुगने से ज़्यादा हो गई है। एक सबसे बड़ा रीजन ये है। दूसरा, सरकार के इनिशिएटिव्स, अगर लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है तो वो ट्रैवल कर रहे हैं। सरकार ने इनिशिएटिव लिया। आप देखिए कितने नए एयरपोर्ट आज देश में, लगभग 147 एयरपोर्ट्स हैं। अगर इसी महीने के अंत में शायद 27 तारीख को प्राइम मिनिस्टर एक नए एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करने वाले हैं। सरकार का एस्टिमेट है बजट में जो 50 नए एयरपोर्ट को बनाने की बात की गई है। 25 पे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री अगले हफ्ते तक या बहुत जल्द ही ये पीपीपी मॉडल पे उसको डेवलप करने के लिए टेंडर्स लाने वाली है। तो इन सभी चीज़ों को देखिए, अगर देश में जो एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ रही है, तेजी से नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट की संख्या जैसा कि आपने बताया कि एयर इंडिया ने 470 का दिया है, टोटल लगभग 1500 से ज़्यादा अभी डिलीवरी स्टेज पे या पेंडिंग डिलीवरीज हैं एयरक्राफ्ट के डिमांड में। जो एक एस्टिमेट गवर्नमेंट का है कि 2040 तक भारत में लगभग 110 करोड़ लोग हर साल एयर ट्रैवल करने लगेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखिए तो जितना ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इंडिया में है, उतना शायद जैसा कि समीर बता रहे थे बहुत कम देशों में है। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट ने करीब 98,000 करोड़ का कैपेक्स भी रखा है इस पे। तो आने वाले दिनों में 3 से 5 साल भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम होंगे। बिल्कुल, तो आने वाले कुछ साल जो हैं वो भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के लिहाज से बहुत ही बेहतर नज़र आने वाले हैं। जितेंद्र भार्गव साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र सर, कुछ वक्त पहले तक एविएशन सेक्टर में ग्रोथ या एविएशन सेक्टर की जो रफ्तार और एविएशन सेक्टर में जो बीच बीच में एक टर्बुलेंस नज़र आ रहा था इस पूरे सेक्टर में, वो बार बार बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगा रहा था। आपके हिसाब से ऐसा क्या बदलाव आया है, क्या वो मेजर फैक्टर्स आप देख रहे हैं जिसकी वजह से आज हम एविएशन सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी को बहुत नज़दीक की बात हम कह रहे हैं? हम अक्सर बहुत लंबा एक लक्ष्य तय करते हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि उस लक्ष्य की दूरी जो है वो काफ़ी नज़दीक आ चुकी है और हम बहुत ही निकट भविष्य की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आप देखें कि इंडियन एविएशन पिछले 10-15 साल से निरंतर बढ़ रहा है, बल्कि अगर आप 2010 से 2016-17 देखें तो डबल डिजिट ग्रोथ थी, 18-20% हर साल वार्षिक ग्रोथ होती थी। लेकिन कोविड के दौरान ये बात सही है, जब एयरलाइन बंद हुई और कभी भी फ्लाइट में कोई ट्रैवल करता तो उसके लिए कोई ट्रिगर होता है। जब लॉकडाउन हो, शादियां में गेस्ट की रिस्ट्रिक्शन हो, सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस पोस्टपोन कर दिए गए हो, तो स्वाभाविक है कोई ट्रैवल नहीं कर रहा था। लेकिन अगर आप फर्स्ट हाफ को देखें ऑफ 2022, उस समय भी ज्यादा लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे क्योंकि एटीएफ के दाम बहुत महंगे थे, बहुत ज्यादा थे और फेयर काफी बहुत ज्यादा थे और सब एयरलाइन ने अपनी पूरी कैपेसिटी डिप्लॉय नहीं की थी। लेकिन आप अक्टूबर के बाद चलिए और देखते हैं कि ग्रोथ बहुत जोरों के है। इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट मानी जाती है कि जब भी फेयर बढ़ते हैं तो ग्रोथ रेट कम हो जाता है, लेकिन हम देख ही रहे हैं पिछले 2-3 महीने के अंदर में फेयर्स भी ज्यादा है और ज्यादा लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि हमारा जो मिडिल क्लास है वो काफी बड़ा है और ये जो हम 4,40,000 से ऊपर पैसेंजर प्रतिदिन जो ट्रैवल कर रहे हैं डोमेस्टिक सेक्टर में, ये इसी का परिणाम है। जहां तक इंटरनेशनल कैरियर की बात है, वहां पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि मार्केट तो ग्रो कर रही है पिछले 20-25 साल से, लेकिन क्योंकि इंडियन कैरियर्स के पास फाइनेंशियल मसल नहीं थी, एयर इंडिया गवर्नमेंट के ओनरशिप के अंदर में एक वीक एयरलाइन मानी जाती थी, तो उसका सारा का सारा फायदा गल्फ एयरलाइंस ने लिया या साउथ ईस्ट एशियन एयरलाइंस ने लिया। वो ट्रैफिक को इंडिया से ले जाके अपने हब जाते थे और हब से यूरोप, यूनाइटेड स्टेट ले जाते थे, तो उसका फायदा इंडिया को नहीं मिला। इसलिए जब एयर इंडिया ने 470 विमान की घोषणा की तो लोगों एकदम चौकन्ने हो गए, ये क्या हो गया 470 हवाई जहाज के लिए, क्या इतने हवाई जहाज भरे जा सकते हैं? तो इसको समझने की आवश्यकता ऐसी है कि एयर इंडिया ने लगभग 111 विमान 2007 और 2011 के बीच में इंडक्ट किए थे, यानी कि वो लगभग 11 से 15 साल पुराने हैं। तो अगले 4-5 साल के अंदर में
वो विमानों को फेज आउट करना पड़ेगा, क्योंकि वो फ्यूल एफिशिएंट नहीं होंगे। नए विमान जब आएंगे तो वो रिप्लेस करेंगे। ठीक उसी प्रकार डिसइन्वेस्टमेंट के बाद, जनवरी 2022 के बाद एयर इंडिया ने कई विमान लीज पे लिए, क्योंकि लीज एक फास्टेस्ट तरीका होता है फ्लीट को एक्सपैंड करने को, नेटवर्क को एक्सपैंड करने को। तो ये जो हवाई जहाज होते हैं ये महंगे होते हैं, कॉस्ट ज्यादा होता है, तो जब नए हवाई जहाज आएंगे तो इनको रिप्लेस किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 70 लॉन्ग हॉल विमान ऑर्डर किए गए हैं, 40 A350, 20 777 और 10 ड्रीमलाइनर 787। तो जब इनके हवाई जहाज आएंगे तो ये असली तौर पर इंडिया को एक विशेष भूमिका में लेके आएंगे दुनिया के अंदर में, क्योंकि इस समय एमिरेट्स हुआ, इतिहाद एयरलाइन हुआ, सिंगापुर, ये ट्रैफिक लेके जाते हैं। तो जब इंडियन कैरियर डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा इंडिया और यूएसए में नॉन स्टॉप फ्लाइट के द्वारा, जिसमें कि 15-16 घंटे में आप किसी भी डेस्टिनेशन पहुंच सकते हैं, लेकिन जब आप वन स्टॉप फ्लाइट लेते हैं, चाहे वो दुबई हो, आबू धाबी के हो, चाहे किसी और डेस्टिनेशन के बीच से जा रहे हो, तो आपको कम से कम 6 से 8 घंटे अतिरिक्त लगता है। तो ये इंडियन पैसेंजर्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि अमेरिका के कई पॉइंट्स, इस समय एयर इंडिया 5 डेस्टिनेशंस में फ्लाइट ऑपरेट करता है। तो जो स्वाभाविक है कि जहां इंडियंस का कॉन्सेंट्रेशन है, चाहे वो लॉस एंजलिस हो, चाहे वो ह्यूस्टन हो, ये जितने भी ऐसे डेस्टिनेशन है वहां पे एयर इंडिया फ्लाइट चलाएगी। इस समय इंडिया से खाली केवल मुंबई और दिल्ली से ये नॉन स्टॉप फ्लाइट्स ऑपरेट की जाती हैं, बैंगलोर से हाल ही में इंट्रोड्यूस की गई हैं। तो क्या कारण है कि हैदराबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई का पैसेंजर पहले मुंबई आए, फिर दिल्ली आए और फिर अब्रॉड जाए? तो उसकी विचारधारा ये रही है कि अगर मेरे को कहीं जाना ही है तो मैं क्यों ना आबू धाबी, दुबई, सिंगापुर जाके वहां से फ्लाइट ले लूं। तो जब टाटा की ये जो नई एयर इंडिया है, टाटा के मैनेजमेंट के अंदर में, जब ये फ्लाइट एयरक्राफ्ट ज्यादा होंगे तो स्वाभाविक है कि डायरेक्ट फ्लाइट बैंगलोर, हैदराबाद से। तो इस सब को देखा जाए तो एक तो जो फ्लाइट्स हैं वो भर के जाएंगी, पैसेंजर्स को सुविधा होगी, फॉरेन एयरलाइंस के ऊपर जो कब्जा है वो नहीं होगा, और इसका सीधा परिणाम जो होता है वो ये है कि इस समय एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होती है, चाहे वो पायलट्स की हो, चाहे कैबिन क्रू की हो, चाहे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स की हो, वो विदेशी एयरलाइन के वहां हो रही है। जब एयर इंडिया ग्रो करेगा, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट इंडिया में होगी। बिल्कुल, तो आपने एम्प्लॉयमेंट का जिक्र किया। बिल्कुल सर, आपने एम्प्लॉयमेंट का भी जिक्र किया, बहुत सारे और पहलुओं का जिक्र किया जहां पर जो है वो अभी भी चुनौतियां बरकरार हैं और बड़े बड़े बदलाव होने बाकी हैं। हमारे साथ धीरज माथुर साहब भी हैं, जाने माने एविएशन एक्सपर्ट। धीरज सर, अगर हम इस बड़ी पिक्चर में देखें तो थोड़ा सा हमें क्रिटिकल भी होना चाहिए, तो उस लिहाज से देखें तो आप चुनौतियां क्या देख रहे हैं? क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जो इस ग्रोथ स्टोरी में थोड़ी बहुत बाधा बनती हुई नजर आए? अब ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि जो ग्रोथ स्टोरी है उसको, वो जो सपना एक है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई हवाई चप्पल वाले को भी मैं हवाई जहाज में बैठा दूंगा, तो उसको साकार होने के लिए निश्चित रूप से कुछ अभी भी चीजें, कुछ अभी भी नीतिगत मसले हैं जिनका निराकरण होना आवश्यक है। एक तो ये टैक्सेस का इश्यू है, बार बार आता है। ईटीएफ का जो प्राइस है वो अभी भी हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से विश्व में सर्वाधिक है। जीएसटी में लाने की बात कई एयरलाइंस ने करी है। सिंधिया जी ने भी कहा है कि इसको जीएसटी में लाना चाहिए, पर स्टेट गवर्नमेंट्स की चूंकि जो एक्साइज है एक बहुत बड़ा स्रोत है राजस्व का, तो वो सहमत नहीं हो रही है कि इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए। तो टैक्सेशन एक इश्यू है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा इशू है, परंतु इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार बहुत जोर दे रही है, बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है एयरपोर्ट्स की संख्या में। तीसरा मसला है एमआरओ का। कई सालों से ये जिक्र हो रहा है, चर्चा हो रही है कि इंडिया को एमआरओ हब बनाना चाहिए। आज की तारीख में हमारे जहाज बाहर जा रहे हैं सर्विसिंग के लिए, उससे एयरलाइंस के ऊपर वित्तीय भार भी पड़ता है
और एक बहुत बड़ा जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर हम सिविल एविएशन सेक्टर को देखेंगे तो उसमें ना केवल विमानन परंतु एमआरओ भी का विस्तार होना चाहिए, एयरपोर्ट्स का भी होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी होना चाहिए, ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज का भी होना चाहिए। सो एमआरओ एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, क्योंकि आफ्टर ऑल मेंटेनेंस जो होती है एयरक्राफ्ट की वो तो बहुत अनिवार्य है। सेफ्टी के इश्यूज हैं और बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं मेंटेनेंस के। तो एमआरओ को हब बना, इंडिया को में एमआरओ हब सृजित किया जाए, इस पर सरकार काफी अरसे से सोच विचार कर रही है। कुछ कुछ अड़चने थी जिनका निराकरण भी हुआ है। जो कस्टम्स ड्यूटी के कुछ मसले थे उनको हल किया गया है, परंतु अभी भी एमआरओ एज an economic activity, as a component of civil aviation, is still neglected. MRO को इंडिया में एमआरओ हब बनना बहुत जरूरी है। और फाइनल इशू है एक सिविल एविएशन का ही अंग है विच इज कॉल्ड जनरल एविएशन, जो प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट्स वगैरह, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोर्स कमर्शियल एयरलाइंस की तुलना में वो बहुत बड़ा नहीं है, पर एक वो निश कैटेगरी है जो विच इज आल्सो बीन सॉर्ट ऑफ नेग्लेक्टेड। तो उस पे भी ध्यान देना बहुत अनिवार्य है। बिल्कुल सर, बहुत अहम बात आपने कही। और राजेश सर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेश सर, हमारे साथ जितेंद्र जी और धीरज जी दोनों बने हुए हैं। आप जितेंद्र जी और धीरज माथुर से कुछ सवाल करना चाहें? ओवर टू यू सर। बिल्कुल भार्गव साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसा कि आपने कहा कि पायलट की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, अगर इतने नए एयरक्राफ्ट आएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, अगर हम नए एयरपोर्ट बना रहे हैं तो लैंड एक्विजिशन की जरूरत होगी। इन सभी को लेकर कितने चैलेंजेस है इंडिया में? क्या हम उतने पायलट्स दे पाएंगे, ट्रेंड पायलट, और बाकी लैंड एक्विजिशन एक्सेट्रा? देखिए, क्या ये जो 470 विमान ऑर्डर किए गए, ये एक स्टैगर्ड तरीके से इसको इंडक्ट किया जाएगा ओवर नेक्स्ट 5-7 ईयर्स। तो पायलट की ट्रेनिंग, वैसे बहुत सारे पायलट अनएम्प्लॉयड भी बैठे हैं इस समय, तो इन सबको नौकरी मिलेगी। कैबिन क्रू हो है उनके लिए है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स हैं उनकी नौकरी है। स्वाभाविक है कि एयरलाइंस को ट्रेनिंग देनी है, इंडक्ट करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है उनको तैयार करने के लिए। लेकिन ये एक एयरलाइन के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि ये करते रहते हैं। क्योंकि अच्छी बात यह है क्योंकि सारी एयरलाइन एक्सपेंशन मोड के अंदर में है, तो कोई नॉर्मली क्या होता है कि एयरलाइन इंडस्ट्री में हम पोच करने लग जाते हैं। एक एयरलाइन दूसरी एयरलाइन से पायलट्स को ज्यादा ऑफर करके लेती है, तो बहुत समय है कि नए पायलट्स को ट्रेन किया जाए। क्योंकि A350 हवाई जहाज जो एयरबस से ऑर्डर किया है एयर इंडिया ने, ये पहली बार इंडिया में होगा। इंडिया में कोई ट्रेन पायलट नहीं है, तो इंटरनल पायलट्स को ट्रेन करना या विदेशी पायलट को लेंगे शुरू के दौर के अंदर में। लेकिन अच्छी बात यह है, ये पहला मौका, जैसे मैंने बताया, कि एक इंडियन कैरियर बड़ी सोच रख के प्लेन को ऑर्डर किया है। अब मत भूलिएगा इस बात को कि इंडिगो, जिसके पास की 55% डोमेस्टिक मार्केट शेयर है, वो लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं करती है। यूरोप में, यूनाइटेड स्टेट्स में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान, वो नहीं जाती है। खाली इस्तांबुल तक अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने फ्लाइट चालू की है। तो ये जो बड़ी स्टेटमेंट दी जा रही है, एक तो ये साबित हो गया कि डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ एयर इंडिया बहुत बढ़िया डिसीजन था भारत सरकार का। वीक एयर इंडिया का सीधा फायदा गल्फ कैरियर, साउथ ईस्ट एशियन कैरियर ले रहे थे इंडियन मार्केट के लिए। क्योंकि इंडियन मार्केट निरंतर ग्रो करेगी, ये फ्लीट एक्सपेंशन आवश्यक है। तो एयर इंडिया का जो ये डिसीजन है बहुत ही बेहतरीन डिसीजन है, और जो इंडिया की स्टैंडिंग ग्लोबली होगी। एक तो हम कह रहे हैं कि देखो, जो बाइडेन ने स्टेटमेंट दिया, फ्रेंच प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दिया, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, ये एक बात है कि वो अपने दृष्टिकोण से देख रहे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। लेकिन दूसरी बात यह है कि अभी रिसेशन का फेयर दुनिया में चल रहा है, कोविड से हम अभी निकल ही रहे हैं, लेकिन एयर इंडिया ने 470 हवाई जहाज का ऑर्डर देके ये साबित कर दिया है कि इंडिया की एक कोई कैरियर एयरलाइन है जो कि नजर रख रही है ग्रोथ के ऊपर में और इंडिया का भविष्य देख रही है। क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस दिन एयर इंडिया ने को टाटा के ओनरशिप में दोबारा आई थी, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट यही दिया था कि हम इंडिया को एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन देंगे जो कि बहुत बेहतरीन एयरलाइन होगी, और दूसरा
हम देश का झंडा को ऊपर उठाएंगे। मेरे ख्याल इस बड़े ऑर्डर के साथ में उन्होंने दोनों पॉइंट के ऊपर में साबित कर दिया कि वो एक सही डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे आपने देखा कि बैंगलोर का टर्मिनल 2 इनॉग्रेट किया गया, गोवा में नया एयरपोर्ट बनाया गया, दिल्ली में दूसरा एयरपोर्ट बन रहा है, मुंबई के अंदर में एयरपोर्ट बन रहा है। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह या शक नहीं करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, जैसे कि हमने प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी देखी जबकि एयरबस के ऊपर 250 करोड़ का 250 हवाई जहाज का ऑर्डर प्लेस किया गया। तो जब प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व होते हैं तो बीच में कोई रुकावट नहीं आती है, ये मेरा मानना है। तो अगर हम ये कहें कि एविएशन इंडस्ट्री में पिछले 10 या 20 सालों में जो सबसे बड़ा डिसीजन रहा वो एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट, और अगर एयर इंडिया बढ़ती है तो इसके साथ साथ पूरे एविएशन सेक्टर का ग्रोथ होगा और बाकी सारी एयरलाइंस भी करेंगी। लेकिन हम अपने दूसरे मेहमान के पास आना चाहेंगे। सर, आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि अगर आप देखें पिछले 20 साल को इतिहास भारतीय एविएशन सेक्टर में, तो कई एयरलाइंस आई और बहुत सारी एयरलाइंस बंद भी हुई। हमारे हिसाब से 13 से ज़्यादा एयरलाइंस बंद हुई। क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में ऐसा दिन हमें तो देखने को नहीं मिलेगा? देखिए, सॉरी, एक देयर इज अ जोक इन द एविएशन सेक्टर कि एविएशन इंडस्ट्री में सिवाय एयरलाइंस के सब पैसा कमाते हैं, चाहे एयरपोर्ट ऑपरेटर हो, चाहे ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी हो, चाहे जो ऑयल कंपनीज है, सब पैसा बनाते हैं एक्सेप्ट फॉर द एयरलाइंस। और ये जो बिजनेस है, ये इंडस्ट्री जो है, अगर आप एयरलाइंस की पर्सपेक्टिव से देखें, दृष्टिकोण से देखें, तो बहुत ज्यादा पूंजी निवेश इसमें लगता है, वेरी हाई कैपिटल कॉस्ट, वेरी हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट एज वेल। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस पे विचार करें। और ये जो है कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसी बात नहीं कि लोगों को मालूम नहीं है, सरकार को भी मालूम है। मैंने पहले भी बोला था, जीएसटी एक ऐसा मसला है कि जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इम्पैक्ट होती है। बट उसके आगे भी अगर हम देखिए आज की तारीख में जितने भी एयरक्राफ्ट लीजिंग होती है वो फॉरेन एक्सचेंज में होती है। ऑल द लीज रेंट्स आर इन फॉरेन एक्सचेंज। उससे क्या है कि वो जो एक्सचेंज रेट रिस्क है वो दैट इज अ पास थ्रू ऑन द कंपनी, ऑन द एयरलाइन। नाउ ये जरूरी है कि ये आवश्यक है ये देखना कि क्या हम लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनीज इंडिया में क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट नीड्स टू बी डन। द शॉर्ट पॉइंट ये है कि हमें इस विषय पर विचार करना है कि ये सारे डिमांड है, पोटेंशियल है, ये सब हमें मालूम है, परंतु उसको रियलाइज तभी किया जाएगा जब जो एयरलाइंस हैं वो प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि जब वो प्रॉफिटेबल होंगी तो वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगी। बिल्कुल अहम बात। समय कम है सर, माफी चाहूंगा, शो को यहीं हमें खत्म करना होगा। लेकिन इस पूरी चर्चा का मकसद यही था कि आखिर जो एविएशन सेक्टर में भारत की ग्रोथ स्टोरी है, उसके चैलेंजेस क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो एक उम्मीद जगाती हैं, और इसके साथ ही किस तरह से हमारी रफ्तार और जो हमारा कंज्यूमर है वो एक मजबूत से मजबूत तर स्थिति में पहुंचा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने दोनों खास मेहमानों का, जितेंद्र सर और धीरज सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही राजेश सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खास विश्लेषण के लिए। स्वदेश विशेष में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।